नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों साइंस से संबंधित है। साइंस यानी कि जनरल साइंस से संबंधित दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में, शरीर में जो एमिनो अम्ल होते हैं दोस्तों उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या होती है 22। नेक्स्ट देखिए, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है दोस्तों? तो शरीर के अंदर जो प्रतिदिन मूत्र का निर्माण होता है वो कितना होता है? लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण। ठीक है, यूरिया के कारण दोस्तों मूत्र दुर्गंध देता है। नेक्स्ट देखिए, मानव मूत्र अम्लीय पीएच का मान कितना दोस्तों? तो मानव जो मूत्र है इसका पीएच मान कितना होता है जो कि अम्लीय होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अपना 6 पीएच मान होता है मानव मूत्र का। नेक्स्ट देखिए, शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अपना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस की बात करें दोस्तों, सेल्सियस में होता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की बात करें दोस्तों, 310 केल्विन अपने शरीर का तापमान होता है। ठीक है, केल्विन में 310 और सेल्सियस में अपना 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर का दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अपने शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो मानव शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है अपने कहाँ पे पाई जाती है? पैरों के अंदर। ठीक है, टीबिया और फेबुला जो हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों अपने पैर के अंतर्गत पाई जाती है। फीमर जो हड्डी है दोस्तों वो भी पैर में है। नेक्स्ट देखिए, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? दांतों और हड्डियों के लिए जो आवश्यक तत्व होता है दोस्तों इनके निर्माण के लिए, वो कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की दोस्तों दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। रुधिर को थक्का जमाने में दोस्तों सहायक होता है, तो रुधिर के अंदर जो थक्का जमाने में या ब्लड क्लॉट बनाने में दोस्तों सहायक कौन सा होता है? प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती है दोस्तों ये रुधिर में थक्का जमाने के लिए हेल्पफुल रहती है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित कौन सा विज्ञान है दोस्तों? मस्तिष्क या सिर का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान कौन सी कहलाती है? फ्रेनोलॉजी। ठीक है, फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क या सिर का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो श्वसन के दौरान जो सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। ठीक है, अपने वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत वो कितना हो जाएगा? 78% दोस्तों नाइट्रोजन की परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी की सभी मतलब कि जो गैसें हों एक साथ मतलब कि अंदर जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट देखिए, जीवित जीवाश्म में कौन होता है? तो जीवित जीवाश्म में कौन होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवित जीवाश्म में अपन साइकस को कहते हैं। ठीक है, साइकस को। मिनीमता रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो मिनीमता जो रोग है किसके कारण से होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण दोस्तों मिनीमता रोग होता है। ठीक है, जल में दोस्तों मरकरी की मात्रा या मरकरी का जो प्रदूषण हो जाता है उसकी वजह से मिनीमता रोग होता है। अगला देखिए, मानव त्वचा यानी कि ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? मानव शरीर का जो मतलब कि जो त्वचा है दोस्तों उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी। मानव शरीर की जो त्वचा है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी। पित्तरस किस अंग के द्वारा पैदा होता है? तो पित्तरस की बात करें दोस्तों ये बाइल जूस कहाँ से मतलब कि निकलता है? तो ये यकृत के अंदर का दोस्तों पित्ताशय होता है, पित्ताशय के माध्यम से पित्तरस निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर के अंदर जो रुधिर बैंक का कार्य करने वाला कौन है दोस्तों? ब्लड बैंक का कार्य करने वाला है दोस्तों तिल्ली या स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन या तिल्ली जो कि ब्लड बैंक का कार्य करती है शरीर के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? सॉरी, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो शरीर के अंदर का जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों रक्त के अंदर का उसका क्या कार्य होता है? तो कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। ठीक है, लोहे का एक अणु दोस्तों मतलब कि जो ऑक्सीजन के 4 अणु को लेकर जाता है। ठीक है, लोहे का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को लेकर जाता है। नेक्स्ट देखिए,
मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता दोस्तों? मानव शरीर में दोस्तों रक्त का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट कोशिकाएं होती है, लेकिन मानव शरीर में दोस्तों खून जमे नहीं, इसके लिए कौन सा कारण उपस्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे रक्त के अंतर्गत एक हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसकी वजह से मानव शरीर के अंतर्गत ये जो रक्त होता है वो जमता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के जो प्लाज्मा में दोस्तों किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होती है दोस्तों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के माध्यम से दोस्तों रुधिर की जो प्लाज्मा उसमें एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी का शमशान कहा जाता है। तो रेड ब्लड जो सेल होती है तो उनका इनका शमशान क्या कहलाता है? पलिहा कहलाता है, ठीक है। जब कोई लाल रक्त कणिकाएं जब उनका जीवन काल पूरा हो जाता है, उनको मतलब कि नष्ट कहाँ पे किया जाता है? नष्ट किया जाता है पलिहा के अंदर, ठीक है, पलिहा में। और ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है? स्प्लीन, या फिर अपने यहाँ पे देखा था ना स्प्लीन और तिल्ली। यहाँ पे दोस्तों जो रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करता है। लेकिन जब लाल ब्लड सेल रेड ब्लड सेल है जो कि मतलब कि इनका जीवन काल पूरा हो जाता है, उसके बाद इनको नष्ट कहाँ पे किया जाता है? पलिहा में दोस्तों इनको नष्ट किया जाता है। अगला देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो जो क्रेब्स चक्र है इसमें किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का, ठीक है, पाइरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? यकृत के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है दोस्तों? तो रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है वो कहाँ पे जाके छनती है? तो ये छनती है दोस्तों वृक्क यानी कि किडनी के अंदर दोस्तों ये रक्त को शुद्ध करती है, ठीक है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की जो क्रिया दोस्तों कोशिका का जो अंग है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया के माध्यम से दोस्तों 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? साइटोप्लाज्मा यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है दोस्तों उसके अंतर्गत 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक कोशिका के अंदर लगभग 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक जो रबड़ है दोस्तों ये किसका बहुलक होता है? तो ये बहुलक होता है दोस्तों आइसोप्रीन का, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ का किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। प्रोटीन कोशिका के भीतर उपयोग में की जाती है दोस्तों। प्रोटीन कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन होती है जो कि कोशिका के भीतर उपयोग में की जाती है, ठीक है, सही बात है। प्रोटीन कोशिका के भीतर उपयोग में की जाती है और किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये दोस्तों संश्लेषित किसके द्वारा होती है? मुक्त राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। राइबोसोम को अपन प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राइबोसोम को अपन प्रोटीन फैक्ट्री फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं और मुक्त राइबोसोम के माध्यम से दोस्तों प्रोटीन संश्लेषित की जाती है। नेक्स्ट देखिए, रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन के निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल कौन सा यूज किया जाता है? सेल्यूलोज। सक्करवी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो सक्करवी नामक जो धातु में रोग होता है दोस्तों किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों सक्करवी नामक रोग होता है, ठीक है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु हो जाएगी ओसियम, ओस्मियम, ठीक है। ओस्मियम सबसे भारी धातु मानी जाती है। अगला देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी, ठीक है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या दोस्तों? तो यहाँ पे कार्नेलाइट का सूत्र क्या हो जाएगा? कार्नेलाइट का सूत्र है दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O, ठीक है। तो यहाँ पे कार्नेलाइट का जो सूत्र है दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O। नेक्स्ट देखिए, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन के अंततः हमें क्या प्राप्त होता है? जब यूरेनियम का दोस्तों नाभिकीय विघटन होता है, नाभिकीय विघटन होने के बाद में दोस्तों अंत में हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों प्राप्त होता है सीसा, ठीक है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन के बाद में अंत में क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? डेसिबल कहलाती है। स्टेनलेस स्टील किन धातु की मिश्रित करके बनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो धातु होती है दोस्तों कौन सी धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? ये दोस्तों क्रोमियम, लोहा और निकेल को दोस्तों मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील 3 धातु से मिलकर बन रही थी दोस्तों क्रोमियम, लोहा और निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें सेवालू का अध्ययन किया जाता है। तो सेवालू का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाती है? फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी जहाँ पे सेवालू का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दूध से दही बनने वाला जीवाणु का नाम क्या दोस्तों? तो दूध से दही बनाने के लिए जो जीवाणु यूज किया जाता है वो कौन सा जीवाणु होता है?
बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो कि दूध को दही में बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है हो जाती है? तो मधुमेह के रोगी के जो पेशाब होता है उसमें किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा, ठीक है, शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसको अपन मधुमेह के रोगी के नाम से जानते हैं, डायबिटीज के नाम से। नेक्स्ट देखिए, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा दोस्तों? तो यहाँ पे मतलब कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय में जो मतलब कि एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता? ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम। पेनक्रियाटिक यानी कि अग्नाशय, पेनक्रियाज किसको बोलते हैं दोस्तों? अग्नाशय को बोलते हैं, जिसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता? ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला देखिए, आंतू। आंतू में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में अपघटित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो आंत के अंदर का दोस्तों जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में अपघटित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? ये करता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन होती है दोस्तों उनको किस में बदलता है? एमिनो अम्लों में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, एस्ट्रोडी क्या है दोस्तों? तो एस्ट्रोडी की बात करें तो एस्ट्रोडी क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने के लिए जापानी एक एक्सरे उपग्रह है दोस्तों, ठीक है। एस्ट्रोडी क्या दोस्तों? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने के लिए जापानी एक्सरे उपग्रह है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।